अस्सलाम वालेकुम। आपने अक्सर देखा होगा कि यूथरस स्ट्रक्चर जो है उसकी ट्रीटमेंट आप करवाते हैं, सर्जरी कराते हैं, यूरेथ्रोप्लास्टी कराते हैं तो वो फेल हो जाती है। तो आज हम बात करेंगे कि यूरेथ्रोप्लास्टी के फेलियर की क्या क्या पॉसिबल काजेज़ हो सकती है। देखिए, सर्जरी तो हम उस वक्त रिकमेंड करते हैं जब ट्रीटमेंट से कोई फ़र्क ना पड़ रहा हो। अगर ट्रीटमेंट से 20-30% भी फ़र्क पड़ रहा हो तो सर्जरी को हम अवॉइड करते हैं। लेकिन जब ट्रीटमेंट फेल हो जाती है, चाहे वो एलोपैथिक हो, चाहे वो होम्योपैथिक हो, आपको किसी भी तरह की ट्रीटमेंट से, मैनेजमेंट से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, बल्कि मामलात कॉम्प्लिकेटेड हो गए हैं, यूरिन बंद हो चुका है, तो फिर यूरेथ्रोप्लास्टी की तरफ जाते हैं कि अब सर्जरी का टाइम हो जाता है। अब सर्जरी करवाने के बाद 70-80% सर्जरी इनिशियली सक्सेसफुल हो जाती है, लेकिन इसमें 12 से 20% लोगों में सर्जरी के पहले 2 साल ही मामलात दोबारा से स्टार्ट हो जाते हैं। 20 से 40% लोगों में सर्जरी के 5 साल बाद, 10 साल बाद या 10 साल के अंदर दोबारा से मामलात शुरू हो जाते हैं। यूरेथ्रल स्ट्रक्चर के बार बार हो जाने की मुख्तलिफ वजूहात हो सकती हैं। एडिपैथिक रीजंस हो सकती हैं, एट्रोजेनिक रीजंस हो सकती हैं, ट्रोमेटिक रीजंस हो सकती हैं, इन्फ्लेमेशंस काज हो सकती है। अब मैं कहा करता हूँ कि जब भी आप ट्रीटमेंट लेते हैं या सर्जरी करवाते हैं तो सर्जरी करवाने से पहले उसकी काज को आइडेंटिफाई कर लें कि स्ट्रक्चर बार बार बना तो क्यों बना, सर्जरी का फेलियर हुआ तो क्यों हुआ। इन दो चीज़ों की अगर अब आप वर्क कर लेते हैं, आप फिजिशियंस के ऊपर गौर कर लेता है, तो ये बार बार वाली कॉम्प्लिकेशन से आपको छुटकारा मिल सकता है। सर्जरी के बाद आपको एक लॉन्ग टर्म आपको रिलीफ मिलना चाहिए। अगर सर्जरी के बाद आपको लॉन्ग टर्म रिलीफ नहीं मिलता तो इसका मतलब यह है कि डॉक्टर ने, सर्जन ने केस के ऊपर डीप वर्क नहीं किया है कि स्ट्रक्चर की काजेस को उसने, उसकी रूट काज जो स्ट्रक्चर बन रही है, बना रही है, फेलियर हो रहा है, उसके ऊपर उसने उस सवालिया निशान का जवाब तलाश नहीं किया। मेरी क्लिनिकल प्रैक्टिस में, मैं होम्योपैथी से जुड़ा हुआ 28 साल मुझे हो गए हैं, मैंने सैकड़ों पेशेंट्स देखे हैं। यहाँ इस ग्रुप पे कुछ चूं चूं के मुरब्बे जो है ना वो कमेंट्स करते हैं, हेट स्पीच। इन लोगों में तमीज़ नहीं है किसी से बात करने की। और कोई बंदा अवेयरनेस के लिए कोई वीडियो, कोई कमेंट, कोई आर्टिकल शेयर करता है, उस पर भी अपनी यहाँ आके नेगेटिविटी फैलाते हैं। तो मेरा ऐसे लोगों से सवाल है, भाई आप अपने 10 केस सर्जरी के लेके आ जाओ मेरे सामने, लाइव आओ मेरे पास, 10 पेशेंट लाइव लेके आओ, फिर मैं उनसे पूछूंगा कि भाई आपका सर्जरी के बाद क्या हाल है। और ये अननोन आईडी से आके बकवास करने की जरूरत नहीं है। तो मैं कह रहा था जी कि स्ट्रक्चर्स जो हैं ये बार बार बनते हैं। तो मेरा क्लिनिकल एक्सपीरियंस ये कहता है कि स्ट्रक्चर के बार बार बनने की वजूहत रिकरेंट किडनी स्टोन्स बार बार बन रहे हैं, निकल रहे हैं। तो अगर आपका स्टोन्स बनने की हिस्ट्री है तो आपने इसके ऊपर वर्क करना है कि स्टोन्स आपके बनना बंद हो जाए। रिकरेंट किडनी स्टोन फॉर्मेशंस को आपने
उसको टैकल करना है, कम करना है, ख़त्म करना है। आपका और ट्रीटमेंट आपके फिजिशियन का काम है। अगर किडनी स्टोन से बार बार आपको स्कार्स जो हैं, टिश्यूज जो हैं दोबारा से वो इन्फ्लेम हो रहे हैं, उनमें इंजरीज आ रही हैं, बार बार आपके लिए कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट हो रही हैं, तो किडनी स्टोन की बार बार फॉर्मेशन को रोकना पहली चीज़ है। बार बार इन्फेक्शंस का होना, जिन लोगों को यूरिन ट्रैक इन्फेक्शंस, ई कोलाई बार बार हो जाती है, जिन लोगों को गनोरियल हिस्ट्री है, लाइफ में पहले गनोरिया हुआ, क्लेमेडिया की इन्फेक्शन हुई या स्टिल एग्जिस्ट करती है, कल्चर करवाते हैं तो आपके पास आ जाता है, ई कोलाई आ रही है, क्लेमेडिया आ रहा है, ठीक है, तो ये इसकी काज है। तो गनोरियल हिस्ट्री है तो उसकी ट्रीटमेंट करेंगे। क्लेमेडिया है तो उसके लिए एंटीबायोटिक्स आप यूज़ करते हैं या उसके लिए एंटीमेज़मेटिक मेडिसिन आती हैं। फिर उसके बाद जो है कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको लाइफ में पहले पास में टीबी हुई होती है और टीबी के असरात की वजह से, टीबी की इन्फेक्शन की वजह से इन्फेक्शन फैल के यूरेथ्रा तक आ जाती है सम टाइम, तो ये भी काज होती है। तो पेशेंट की पास मेडिकल हिस्ट्री, ट्यूबरकुलोसिस के पेशेंट के साथ एक्सपोजर या टीबी पास में रही हो तो ये भी काज करती है। फिर आपका जो शुगर है, अनकंट्रोल्ड डायबिटिक पेशेंट्स जो होते हैं जिनकी शुगर लेवल इनका कंट्रोल नहीं होता, HbA1c उनका 7 से ऊपर होता है, 9 है, 10, 11 है, तो ऐसे लोगों को स्ट्रक्चर का सर्जरी कामयाब नहीं होता शुगर की वजह से। आपको पता है शुगर जो होती है उससे जख्म हील नहीं होते हैं, तो शुगर को कंट्रोल करना बड़ा ज़रूरी है। शुगर कंट्रोल नहीं होगी तो स्ट्रक्चर बार बार हो सकते हैं, बार बार आपको यूरिन ट्रैक इन्फेक्शन हो सकती है, मसाने की इन्फेक्शन हो सकती है, ये बार बार इन्फेक्शंस प्रॉब्लम क्रिएट करती है। एट्रोजेनिक रीजन जो होती हैं काज, जो फिजिशियंस जो बार बार एंडोस्कोपी करते हैं, यूरेथ्रोप्लास्टी करते हैं, ठीक है जी, कैमरा डालते हैं, कैथीटर पास करते हैं, तो ये फिजिशियन से भी एरर्स आ सकते हैं। और मोस्टली देखा गया है कि जब आपने यूरेथ्रोप्लास्टी की, वहाँ पे स्कार टिश्यू कुछ उसकी बाकियात रह जाती हैं, मुकम्मल तौर पे वहाँ से उसको ख़त्म नहीं किया जाता, तो वो उसकी वहाँ पे जो जड़ रह जाती है, जो उसकी बाकियात रह जाती हैं, फिर से स्कार डेवलप हो जाता है और फिर से नाली तंग हो जाती है और फिर स्ट्रक्चर फॉर्म होता है। तो सर्जरी कब करवानी चाहिए, कब नहीं करवानी चाहिए, मैं अक्सर कहा करता हूँ, हमारा एक्सपीरियंस है, जो हमने सैकड़ों पेशेंट्स देखे हैं, एक्सपर्ट ओपिनियन ले लिया करें कि सर्जरी कब करवानी चाहिए, कब नहीं करवानी चाहिए। सर्जरी के मुखालिफ नहीं है, सर्जरी समटाइम इफेक्टिव होती है, ज़रूरी होती है। जब एक नाली बंद हो गई है तो सर्जन का काम है उसको खोलना। सर्जरी के बाद की कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं, समटाइम्स स्कार्स बड़े होते हैं, मल्टीपल होते हैं, मल्टीपल सर्जरीज कॉम्प्लिकेशंस करती हैं। अब सर्जन जिस हद तक आपके लिए आसानी पैदा कर सकता है वो कोशिश करता है, लेकिन सर्जन भी मैजिशियन नहीं होता। सर्जरी से आपकी कंप्लीट क्योर हर टाइम मुमकिन नहीं होती है, ये डिपेंड करती है आपकी एज, आपकी केयर, प्रिवेंशन, आप डायबिटिक हैं, नॉन डायबिटिक हैं, आपकी पास्ट मेडिकल हिस्ट्री क्या है, फैमिली मेडिकल हिस्ट्री क्या है, पास्ट में आपको कौन कौन सी इन्फेक्शंस हुई हैं, ये सारी चीज़ें, इन चीज़ों का जो इनके अंदर काजेस पड़ी होती हैं। तो काज को अगर आप आइडेंटिफाई करेंगे, उसके लिए प्रिवेंटिव और क्यूरेटिव और प्रिवेंटिव केयर लेंगे, तो फिर आपको लंबे अरसे तक एक लंबा रिलीफ मिल सकता है। लेकिन सर्जरी के बाद आप ना क्यूरेटिव ट्रीटमेंट लें, ना प्रिवेंटिव केयर करें, ना आप ट्रीटमेंट लें, इन्फ्लेमेशंस जो है आपकी बढ़े फिर दोबारा, तो फिर आप जो है अगले नेक्स्ट कॉम्प्लिकेशंस के लिए तैयार रहें। एहतियात, परहेज़ इलाज से बेहतर होता है।
अपने मॉलेज के साथ कनेक्ट रहें। सर्जन है, फिजिशियन है, यूरोलॉजिस्ट है, होम्योपैथ है, आप उसके साथ कनेक्ट रहें। होम्योपैथिक ट्रीटमेंट एक अल्टरनेटिव ट्रीटमेंट है, एक मुतबादल ट्रीटमेंट है। आप अगर एलोपैथिक ट्रीटमेंट ले रहे हैं, साथ होम्योपैथी, क्लासिकल होम्योपैथी को भी स्विच करें, ताकि एक एक और दो 11 हो जाएं और आपको लॉन्ग टर्म रिलीफ मिले। ना हम एलोपैथी के खिलाफ हैं, ना हम सर्जरी के खिलाफ हैं। मॉलेज का काम होता है अपने मरीज को शिफा देना, शिफा याब करना, उसकी ज़िंदगी में आसानी पैदा करना। अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक आप सबको, हम सबको सेहतमंद और तवाना रखें। हैव अ नाइस डे। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।